नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एक प्रश्न कुंडली का एनालिसिस करेंगे, जिसमें क्वेरिस्ट यानी कि सवाल करने वाला पूछता है कि आने वाले समय में उसकी वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होने वाली है। जिस जातक ने यह सवाल किया है वह इस समय सरकारी नौकरी में जो है और उनकी एज काफ़ी है। सेवानिवृत्ति में आप 2-3 साल हैं बस, मान लीजिए, तो लगभग 56 या 57 के आसपास की उनकी एज होगी। अब वो अपने पैसे के आउटफ्लो को लेकर बहुत परेशान है, उनका पैसे का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है, तो परेशान होकर उन्होंने मुझसे यह सवाल किया था कि आने वाले समय में उनकी पैसे की स्थिति कैसी होने वाली है। तो इसके लिए मैंने प्रश्न कुंडली कास्ट की थी। तो अब इस वीडियो में हम उस प्रश्न कुंडली का एनालिसिस KCIL यानी खुलरजी का जो मेथड है कैस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में, उससे करने जाएंगे। यह मेथड स्वर्गीय श्रीमान SP फिलर साहब ने जो है इनोवेट किया था, और इसको जो है हमारे जो गुरुदेव है श्री RS चानी जी, वो बहुत एक तत्परता के साथ इसको प्रोपगेट करते रहे हैं कई साल से, लगभग 20 साल से। तो हम इस मेथड से उस कुंडली का एनालिसिस करेंगे और आप देखेंगे कि एकदम सटीक आंसर आएगा, जैसा उन व्यक्ति के साथ आगे भविष्य में होगा। अब दोस्तों, आप पूछ सकते हैं कि मैंने उन व्यक्ति की जन्म कुंडली क्यों नहीं ली, हम प्रश्न कुंडली से क्यों एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो इसके दो कारण हैं। मैंने जैसे आपको बताया, उनकी एज लगभग 56-57 साल के आसपास होगी। तो उस समय एक तो जन्म समय रिकॉर्ड करने का कोई सशक्त माध्यम नहीं था, और अगर सशक्त माध्यम हो भी, अगर हमारे पास मिनट तक एक्यूरेट समय हो भी, तो भी भारतवर्ष में 1 मिनट में आज की डेट में 45 बच्चों से ऊपर पैदा होते हैं। अब अगर यदि आप अपनी लोकेशन के आसपास के कोई स्टेट का चार्ट भी बनाएंगे, जैसे यूपी में लखनऊ का बना लो, चाहे हिमाचल में शिमला का बना लो, या राजस्थान में जयपुर का बना लो, दिल्ली का बना लो, भोपाल का बना लो, वो चार्ट लगभग सेम आएंगे, उनमें ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, 1 मिनट में जो बच्चे पैदा होते हैं, सबकी फाइनेंशियल स्थिति तो सेम नहीं होती। आपकी कुछ और होगी, जो दूसरा बच्चा आपके मिनट में पैदा हुआ है उसकी कुछ और होगी। तो या तो एकदम एक्यूरेट जन्म समय हमारे पास रेक्टिफाइड हो सेकंड तक, एक एक्यूरेट जगह पर, एक्यूरेट कोऑर्डिनेट के साथ, अदरवाइज हम प्रश्न कुंडली से काम करते हैं, जिसमें हमें रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए मैंने इन व्यक्ति की प्रश्न कुंडली बनवाई, ताकि मैं इनको एक्यूरेटली आंसर कर सकूं। और प्रश्न कुंडली में दोस्तों हम जेन्युइननेस यानी सत्यता भी वेरीफाई करते हैं। अगर प्रश्न कुंडली अपनी सत्यता की कसौटी पर खरी उतरती है, यानी कि जातक ने जब हमसे प्रश्न किया तो वाकई में उसके मन में वह चीज़ चल रही थी कि नहीं, यह चीज़ हम वेरीफाई करते हैं, और उसके बाद ही प्रश्न कुंडली का एनालिसिस करते हैं। अगर कोई कुंडली अपनी सत्यता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, तो हम प्रश्न कुंडली में आंसर नहीं ढूंढते, जातक को कह देते हैं आप पुनः कभी इस सवाल को दोबारा पूछिए। एक बात और दोस्तों, ये वीडियो बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो को एक तो पूरा देखेंगे, पूरे एनालिसिस को समझेंगे। इसे लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, और मेरा जो चैनल है ज्योतिष साधना, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना मुझे प्रोत्साहन देंगे, उतने ही अच्छे अच्छे और यूनिक टॉपिक्स पर वीडियोस में आपके सामने आगे फ्यूचर में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, आइए प्रश्न कुंडली की तरफ चलते हैं, वहाँ पे आप इसे आराम से समझिए। तो दोस्तों, ये आपके सामने प्रश्न कुंडली है जो जातक ने मुझे दी थी। अब इस प्रश्न कुंडली का एनालिसिस हम करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह प्रश्न कुंडली मैंने 26 नवंबर 2023 को सुबह 7:48 और 22 सेकंड के आसपास अपनी जगह पर बनाई थी, जिसकी कोऑर्डिनेट आप नीचे देख सकते हैं। जातक ने जो मुझे नंबर दिया था वह था 25। यह होरारी नंबर 25 पर बनाई गई कुंडली है। तो यदि आपको अपने कंप्यूटर में बनानी हो तो आप 25 नंबर डाल के इस कुंडली को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप राइट साइड में दशा में देखेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं इस कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है, यानी वीनस की। 2029 तक 13 अप्रैल इसमें वीनस की दशा चलने वाली है। तो यह प्रश्न कुंडली बन के आ गई, हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हमें असेंडेंट फिक्स करना होता है। अब क्वेरिस्ट ने यह सवाल अपने लिए ही पूछा है, तो हमें इसमें असेंडेंट के साथ छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों, हम प्रश्न कुंडली की जेन्युइननेस को वेरीफाई करने जाएंगे। तो हम प्रश्न कुंडली की जेन्युइननेस चंद्रमा यानी मून और उसके स्टार लॉर्ड से करते हैं। ऊपर प्लानिटरी पोजीशन की टेबल में आप देख सकते हैं कि मून इस समय वीनस के स्टार में थे जब मैंने ये चार्ट बनाया था। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे, तो वीनस जो मून के स्टार लॉर्ड हैं, वो दूसरे ही घर में
राशि लॉर्ड बन के आए हैं, दूसरे कस्प के RL यानी राशि लॉर्ड बन के आए हैं। इसके अलावा आप वीनस को छठे और 10वें कस्पल पोजीशन में भी देख सकते हैं, और वीनस 12वें घर के सब लॉर्ड बन के इस कुंडली में आए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे वीनस के 12वें घर का सब लॉर्ड बन के आने का क्या मतलब है कि जातक जो है अपने आउटफ्लो से, एक्सपेंसेस से, 12वें घर से हम एक्सपेंसेस देखते हैं, तो जातक अपने एक्सपेंसेस से बहुत परेशान है। तो यहाँ पे चंद्रमा का स्टार लॉर्ड जो है मूल भाव का यानी सेकंड हाउस का, पैसे के घर का राशि लॉर्ड बन के आ गया, और इसके अलावा वह बाकी इंपॉर्टेंट भावों जैसे छठा, 10वां, और मून खुद 11वें घर में है। तो यहाँ पे इस प्रश्न कुंडली की जेन्युइननेस यानी सत्यता परिलक्षित होती है, वेरीफाई हो जाती है। तो आगे हम इस कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें क्या स्टेप करना है, हमें सबसे पहले असेंडेंट के सब लॉर्ड को पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट हाउस मतलब जो भी इवेंट है वो फर्स्ट हाउस यानी नेटिव के साथ ही होना है। इसके बाद हम मूल भाव यानी पैसे का मूल भाव, सेकंड हाउस, हम सेकंड हाउस के प्रॉमिस को देखेंगे कि इस कुंडली में सेकंड हाउस का प्रॉमिस कैसा है। उसके बाद 11वें भाव का, क्योंकि प्रश्न कुंडली जो प्रॉमिस दिखाती है उसको परिपूर्ण करने के लिए 11वें भाव के प्रॉमिस के सपोर्ट का होना बहुत आवश्यक है। तो हम 11वें भाव का प्रॉमिस देखेंगे, और उसके बाद इस कुंडली में जो दशा चल रही है, जो मैंने आपको अभी बताया था वीनस की दशा है, और डिटेल में हम अंतरदशा भी देखेंगे। तो हम इन सबको देखेंगे कि सबसे बाद में हम दशा देखते हैं। तो इसके बाद जब हम ये सब पढ़ लेंगे तो वह एनालिसिस संपूर्ण हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब जो है हम इस कुंडली में असेंडेंट, सेकंड हाउस और 11th हाउस के प्रॉमिस को पढ़ने की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों वो कस्पल इंटरलिंक का जो टेबल है प्लानिटरी पोजीशन के नीचे कस्पल पोजीशंस का, उसी से ये वाली टेबल बनती है। यहाँ से एनालिसिस थोड़ी विजुअल फ्रेंडली हो जाती है, तो मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, लगन का जो असेंडेंट का सब लॉर्ड है वो बुध है यानी मरकरी। तो अगर हम मरकरी को देखेंगे तो मरकरी को इस कुंडली में पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर उसे पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है क्योंकि वो अपने ही नक्षत्र में है, तो वो जिन जिन कस्पल पोजीशन में प्रकट होता है मरकरी, और भाव चार्ट में जहाँ पे है तो वहां का फल देगा, उन भावों का फल देगा। तो आप देख सकते हैं मरकरी तीसरे, चौथे, पांचवें, दूसरे, 10वें और 8वें घर में प्रकट होता है यहाँ से। तो मरकरी जब असेंडेंट का सब लॉर्ड है तब वह पैसे के घर यानी 2 को इन्वॉल्व करता है। यहाँ पे दूसरे घर की इन्वॉल्वमेंट हो गई है सब लॉर्ड के लेवल पे। और अब हम कमिटमेंट देखते हैं। कमिटमेंट यानी सब लॉर्ड पे कौन है? शनि, सैटर्न है। तो इन्वॉल्वमेंट मरकरी ने की है और कमिटमेंट शनि को करनी है, सैटर्न को करनी है। तो सैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे फेवरेबल कस्प अगर देखेंगे तो छठा और 11वां जो है शनि फेवरेबल कस्प में प्रकट होता है। तो नीचे टेबल में आप देख सकते हैं 11वें घर में तो शनि बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वहां पे ही पोजाइटेड है, ठीक है ना। और इसके अलावा छठे घर में भी सब लॉर्ड बन के आए हैं, तो अच्छी स्ट्रांग पोजीशन पे है शनि, छठी और 11वीं फेवरेबल पोजीशन है। इसके अलावा देखेंगे आप शनि को तो वो नेगेटिव पोजीशन जो 8वीं और 9वीं है दूसरे घर के लिए, वहां पे भी काफी स्ट्रांग है क्योंकि शनि 9वें घर के तो सब लॉर्ड है। अब दोस्तों 9वां घर क्या होता है? पैसे के लिए दूसरे घर से 8वां यानी दूसरे घर का मृत्यु भाव होता है। तो पैसे के लिए 9वें घर की कमिटमेंट अच्छी बिल्कुल नहीं मानी जाती अगर दूसरे घर की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो। और 8वां घर तो दूसरे घर के लिए भी 7वां है, तो 7वां घर तो वैसे ही कस्पल इंटरलिंक में विपरीत फलदायक होता है ना। और 8वां घर लगन के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो 8 और 9 में जो ये कमिटमेंट है बहुत स्ट्रांग लेवल पे, तो ये बड़े मिक्सअप रखती है जातक के फाइनेंशियल जीवन को, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस वाला रखेगी। पैसा आएगा लेकिन उतनी ही स्पीड से पैसा जाएगा भी। तो और फाइनली शनि 12वें घर में भी है, 12th हाउस में सब लॉर्ड के लेवल पे भी है और राशि लॉर्ड के लेवल पे भी है। तो आप देख सकते हैं 8 और 9, 12, मतलब 8, 9, 12 तीन एडवर्स घर में शनि कमिट करते हैं, तो यह जातक के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इसके अलावा शनि दूसरे घर में भी प्रकट नहीं होते, तो यकीनन जातक अपने पास पैसा रख पाने में ज्यादा कामयाब नहीं होने वाला। यहाँ से हम समझ सकते हैं जातक भले ही सरकारी नौकरी में हो पर इनके खर्चों की वजह से इनकी वित्तीय स्थिति सही नहीं होने वाली। आइए दोस्तों, अब हम मूल भाव, प्रश्न का जो मूल भाव है दूसरा, क्योंकि प्रश्न पैसे के बारे में है तो मूल भाव दूसरा हो गया। तो अब हम दूसरे घर के
सब लॉर्ड का एनालिसिस करते हैं, जो कि इस कुंडली में आप देख सकते हैं दूसरे घर के सब लॉर्ड हैं केतु यहाँ पे। और ऊपर आप देख सकते हैं केतु रिप्रेजेंट्स वीनस एंड मार्स। तो केतु जब ये चार्ट बनाया था तब वीनस के साइन में थे और मार्स के नक्षत्र में थे। तो दोस्तों केतु इस समय आप जानते हैं जब ये चार्ट बना था तो लिब्रा साइन में थे। तो लिब्रा साइन में मार्स का नक्षत्र कौन सा होता है? चित्रा। केतु अपने राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी यानी वीनस और मार्स का भी फल देगा। तो जब सेकंड सब लॉर्ड केतु हैं तो सेकंड सब लॉर्ड वीनस भी होंगे और मार्स भी होंगे, तीनों मिलके सेकंड सब लॉर्ड का फल देंगे। तो आइए दोस्तों आगे एनालिसिस करते हैं सेकंड सब लॉर्ड का। तो सेकंड सब लॉर्ड तो आप देख सकते हैं दूसरे घर को तो इन्वॉल्व नहीं करता केतु यहाँ पे। मंगल के द्वारा इसको इन्वॉल्वमेंट करना है क्योंकि केतु के पास खुद का पोजिशनल स्टेटस तो है नहीं। तो मंगल जिन घरों में प्रकट हुआ है वही घर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे दूसरा घर तो नहीं प्रकट हुआ, लेकिन केतु की जो कमिटमेंट है वो बुध करते हैं, मरकरी। ठीक है ना। और मरकरी आप देखो सेकंड हाउस में प्रकट हो जाते हैं यहाँ पे, सेकंड हाउस में प्रकट होते हैं। तो जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें एक भी फेवरेबल घर का ना आना। सातवां घर जो है दूसरे घर से छठा होता है तो वह न्यूट्रल हाउस माना जाता है। बाकी सारे घर जो है अ, इतने अच्छे नहीं है इन्वॉल्वमेंट पे। तो ये भी एक खतरे की घंटी है। देखिए पहला घर इन्वॉल्व हुआ है वो दूसरे घर से 12वां होता है, पांचवा घर होता है चौथा, सातवां घर होता है छठा, तीसरा घर होता है दूसरा, आठवां घर होता है सातवां। ये इन्वॉल्वमेंट पे पांचों घर जो आए हैं ये ज्यादा कोई भी पॉजिटिव हाउस इनमें है नहीं। तो ये ज्यादा अच्छी इन्वॉल्वमेंट आप इसको कह नहीं सकते। पर कमिटमेंट में चलो दो आ गया। इसके अलावा कमिटमेंट में 10 भी जो है बहुत स्ट्रांग लेवल पे है। बुध जो है मरकरी वो 10 के सब लॉर्ड भी हैं और सब लॉर्ड भी हैं। तो 2 और 10 फेवरेबल का पा गए। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये जो है केतु ठीक है। फाइनली भी केतु 2 में आते हैं क्योंकि केतु स्वयं तो 2 में नहीं है, परंतु केतु वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। वीनस आप देख सकते हैं सेकंड के साइन लॉर्ड है यहाँ पे। तो ये जो है थोड़ी सी ठीक है, काम चलाओ आप कह सकते हैं, ज्यादा अच्छी तो इसको भी नहीं कह सकते क्योंकि इन्वॉल्वमेंट खराब हो चुकी है। तो केतु भी लगन के ही जैसा ही जो है फल दिखाते हैं। इसके अलावा केतु मैंने आपको बताया वीनस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वीनस की भी इन्वॉल्वमेंट अगर आप देखेंगे वो मंगल करता है यानी कि मार्स, क्योंकि केतु को भी खुद पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है नहीं। तो मार्स देखो इन्वॉल्वमेंट में वीक है और कमिटमेंट में मोर और लेस केतु के जैसा ही है। राहु हैं तो राहु 2 को इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि राहु मंगल और केतु को इन्वॉल्व करते हैं। तो मंगल खुद 2 में नहीं है, राहु 2 में नहीं है, परंतु केतु वीनस के थ्रू 2 में आ जाता है, बड़ी वीक है। ये भी देखो राहु की जो कमिटमेंट है ये भी बहुत वीक है, 2 यहाँ पे एक बहुत वीक लेवल पे है। तो ये जातक के पास ज्यादा पैसे होने का इशारा नहीं करता। एडवर्स हाउसेस में आप देख सकते हैं एक भी है ना, जो दूसरे से 12वां है, पांचवा है दूसरे से चौथा, आठवें नौवें तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया एडवर्स है। तो ये कोई ज्यादा अच्छे एक संकेत नहीं है। फाइनली भी आप देख सकते हैं एडवर्स हाउसेस कंफर्म होते हैं, फिफ्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस कंफर्म होते हैं, जो जातक के लिए खतरे की घंटी है। पैसे की स्थिति अच्छी नहीं होने वाली। फाइनली दूसरा घर भी कंफर्म हुआ है तो ये जातक के लिए निश्चित रूप से थोड़ा आराम है, लेकिन ज्यादा अच्छी स्थिति ये नहीं दिखाता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इवन दो जातक की गवर्नमेंट जॉब है तभी भी। इसके बाद दोस्तों हम केतु मंगल को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो मंगल को पढ़ते हैं। तो मंगल के पास पोजिशनल स्टेटस है और वो शनि के स्टार में है। तो शनि जिन कस्प में अपियर होते हैं वो भी आएंगे और मंगल जिन कस्प में अपियर होते हैं इन्वॉल्वमेंट में वो भी आएंगे। तो आप शनि के आगे वो सारे घर लिखे हुए देख सकते हैं, 1 3 5 6 7 8 9 11 12। तो इन्वॉल्वमेंट में यदि आप देखेंगे फाइनेंशियल कंडीशन के लिए तो 2 की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन 11 की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। शनि 11 में बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांगली पोजाइटेड है रेसिडेंट लेवल पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें उल्टी लिंकेज देखनी पड़ेगी, रिवर्स लिंकेज, क्योंकि 2 इन्वॉल्व नहीं हुए। तो 2 नहीं इन्वॉल्व हुए कोई बात नहीं, 11 इन्वॉल्व हो गया शनि के द्वारा। तो हम कमिटमेंट 2 से करा के देखते हैं होती है क्या। तो हाँ दोस्तों बिल्कुल होती है। मरकरी सब लॉर्ड हैं दूसरे घर के और
एक अच्छे लेवल पे कमिट करते हैं। और 10 में भी जो है मरकरी यानी बुध 10 के सब सब लॉर्ड हैं, 10 के सब लॉर्ड हैं, बहुत स्ट्रांग एक संबंध बनता है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों 11वें घर की निगेशन भी बहुत स्ट्रांगली मरकरी करते हैं, क्योंकि 8वां घर मरकरी के रेसिडेंट है। मरकरी 8वें घर के इस भाव चार्ट में, अगर आपने पीछे ध्यान दिया हो तो। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मरकरी इज द रेसिडेंट ऑफ एथ, जो 11वें घर से एडवर्स होता है। 11वें घर को एक ही घर काट सकता है, 8वां। और वो देखो मरकरी यहाँ पे रेसिडेंट बन के बहुत स्ट्रांग लेवल पे आए हैं, और फाइनली भी कंफर्म करते हैं 8वें घर में जाके। तो ये जो नेगेटिव लिंकेज है ये फाइनल तक गई है, ऐसी बात नहीं है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है जो है जातक के लिए। आपने देखा लगन में भी, और केतु एस केतु, केतु एस वीनस और केतु एस मार्स, तीनों ही कोई अच्छा संकेत नहीं दिखाते। और तो आप ये कह सकते हो कि 11वें की इन्वॉल्वमेंट करके जो जुपिटर फर्स्ट में आ गए, तो ये 11वें से तीसरा घर होता है जो कि एक पॉजिटिव घर है। तो हाईली फ्लक्चुएटिंग लिंकेज है, लेकिन नेगेटिव साइड में ये लिंकेज ज्यादा है, आप ये देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं जो है ये सारी लिंकेजेस क्लियर कर देता हूँ। इतने आपने शायद नोट्स बना लिए हो, तो इतने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि 11वां जो सब लॉर्ड है वो राहु है ना। और राहु जो है, जब ये कुंडली बनी थी तब मंगल के साइन और केतु के स्टार में थे, यानी कि अश्विनी नक्षत्र में थे, क्योंकि वह एरीज में पड़ता है, मंगल का साइन है और केतु का स्टार है। तो मंगल भी हम पढ़ चुके और केतु भी पढ़ चुके, तो इफेक्टिवली हम 11वें जो सब लॉर्ड है उसका अध्ययन भी हम कर चुके। पर एक बार राहु ऐसा राहु का अध्ययन करके हम देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है ना। तो राहु को देखेंगे आप, तो राहु 11वीं और 11वीं घर के सब लॉर्ड हैं, लेकिन इनके पास पोजिशनल स्टेटस तो है नहीं, तो अपने आप तो ये कमिट कर नहीं सकते। तो राहु केतु के स्टार में भी है, और केतु वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल को। तो राहु इज इन केतु स्टार, वीनस स्टार एंड मार्स स्टार। तो हम तीन स्टार को लेके मानेंगे, और ये तीन ग्रह जिन जिन कस्पर पोजीशन में हैं उन सब पोजीशंस को हम लेंगे, राहु, वीनस और मार्स, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो पहला घर आ गया यहाँ पे, दूसरा घर आ गया यहाँ पे, तीसरा घर आ गया यहाँ पर, और चौथा नहीं है, पांचवा आ गया, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। अच्छा, राहु केतु के स्थान में, केतु वीनस और मार्स है। तो नौवा तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा। हाँ, केतु में है ना, नाइन्थ, ये रहा नाइन्थ। और वीनस 10th स्टार के 10th कस्प के स्टार लॉर्ड है, ठीक है ना। उसके बाद केतु 11th में भी है, और आप देख सकते हैं कि वीनस 12th घर के सब लॉर्ड है। तो इफेक्टिवली मेरे हिसाब से तो चौथे घर को छोड़ के सबकी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं केतु के द्वारा। राहु एरो केतु स्लैश वीनस स्लैश मार्स, ये चौथे घर को छोड़ के सबकी इन्वॉल्वमेंट करते हैं। और केतु से ही जो है इनकी कमिटमेंट है, मतलब सब लॉर्ड केतु हैं। तो जब स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड सेम होते हैं किसी भी प्लैनेट के, तब हम उनको बंच कर देते हैं, यानी क्लब कर देते हैं। ठीक है। तो केतु केतु स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड नहीं रहेंगे अब, स्टार लॉर्ड होंगे केतु, और सब लॉर्ड जो है मून, वो सब लॉर्ड बन जाएंगे। तो इन्वॉल्वमेंट दो की हो गई। अब कमिटमेंट मून को करनी है यहाँ पे, क्योंकि मून जो है सब लॉर्ड बन जाएंगे और मून ही सब लॉर्ड रहेंगे। तो दोस्तों दूसरे घर की इन्वॉल्वमेंट हो गई, और आप देखो पहले और पांचवें से कमिटमेंट हो गई। अब मून पहले घर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मून को पोजिशनल स्टेटस है और वो असेंडेंट में बैठे हुए हैं। और पांचवें घर में भी हैं, बहुत वीक हैं पर हैं। तो पांचवा घर फोर्थ हाउस होता है सेकंड से, जो कि अच्छी पोजीशन नहीं होती। तो कमिटमेंट यहाँ पे भी उल्टी आ गई, और जो फेवरेबल कमिटमेंट है 11वीं, दो को इन्वॉल्व करके, वो बहुत वीक है, क्योंकि मून देखो केवल 11वें घर के स्टार लॉर्ड है। तो यहाँ पे जो 11वां घर है उसकी इतनी पावर नहीं है, है ना। तो आप देखो कमिटमेंट, नेगेटिव कमिटमेंट यहाँ पे इस पूरे चार्ट में पहले कस्प में भी, और दूसरे में भी, और तीसरे मतलब 11वें कस्प में भी बड़ी स्ट्रांग है।
यद्यपि केतु एंड राहु सेकंड एंड 11 सबसे लॉर्ड बन के आए, तथापि एक अच्छी लिंकेज हमें इस पूरे चार्ट में पैसे को लेके नहीं मिल पाई। तो ये जातक की कंडीशन से मैच करता है कि वह पैसे के आउटफ्लो को कंट्रोल कर पाने में सक्षम नहीं है, बहुत परेशान है। ठीक है ना। तो अब हमने प्रॉमिस तो पढ़ लिए। अब दोस्तों एक बार मैं आपको दशा दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे इस स्क्रीन पे जो है अब देख सकते हैं कि दशा इसमें वीनस की 2029 अप्रैल तक है, और उसमें अभी शनि की अंतर्दशा है। तो अब हम शनि पढ़ेंगे, शनि के बाद मरकरी की भुक्ति आएगी, अंतर्दशा मरकरी की आएगी। तो और उसके बाद जो है दशा का ऑर्डर आता रहेगा, और फिर वीनस के बाद सन की जो है महादशा स्टार्ट होगी 6 साल के लिए। तो हम यहाँ पे ब्रीफ में शनि को पढ़ लेंगे, उसके बाद मरकरी को, और उसके बाद सन को, ताकि हमें ब्रॉडली पता चल जाए कि जातक की स्थिति कैसी होने वाली है, कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि 13 अप्रैल 2025 तक शनि की भुक्ति है। उसके बाद 3 साल यह जातक प्रश्न कुंडली के हिसाब से बुध की यानी मरकरी की भुक्ति में अंतर्दशा में रहेंगे 12/2/2028 तक। और उसके बाद लगभग 1 साल और 2 महीना ये केतु की भुक्ति में रहेंगे। केतु हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो केतु पे हम दोबारा स्ट्रेस नहीं देंगे। तो आइए अब शनि और बुध को एक बार पढ़ लेते हैं कि वो आने वाले 4 साल इस जातक के लिए कैसे होने वाले हैं। और उसके बाद हम सन को पढ़ेंगे, अगले महादशा के स्वामी। तो दोस्तों इस चार्ट को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि शनि जो है राहु के स्टार में है, राहु के सब में, और राहु के ही सब में है। ठीक है ना, क्योंकि शनि भुक्ति लॉर्ड है। अब हम भुक्ति लॉर्ड का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि राहु मंगल केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, और केतु इंटर्न वीनस और मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राहु मंगल केतु और वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सैटर्न इज इन राहु स्टार, हम ये कह सकते हैं कि इज एज गुड एज सैटर्न इज इन मंगल स्टार, सैटर्न इन केतु स्टार, एंड सैटर्न इन वीनस स्टार। तो आप देखेंगे कि राहु जो है दो की इन्वॉल्वमेंट करते हैं, लेकिन ये इन्वॉल्वमेंट बहुत वीक है, क्योंकि जब राहु वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं तो वीनस सेकंड हाउस के केवल साइन लॉर्ड बन के आते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इन्वॉल्वमेंट हो गई बहुत वीक, लेकिन कमिटमेंट बहुत जबरदस्त है, नेगेटिव है, और वो 8वें 9वें घर से है, मैंने आपको बताया था पहले ही। तो ये नेगेटिव कमिटमेंट है 8वें 9वें घर की, क्योंकि मंगल जैसा आप देख सकते हो ऊपर 8वें घर में रेसिडेंट बन के बैठे हैं। ठीक है। और वीनस भी 12वें घर में बैठे हैं, सब लॉर्ड बन के एक्सपेंसेस को शो करते हैं। ठीक है। और केतु भी 9वें घर के सब लॉर्ड हैं, तो वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो और मंगल 5वें घर के सब लॉर्ड भी हैं, तो नेगेटिव घर तो बहुत, जो इस कुंडली जो सेकंड हाउस की इन्वॉल्वमेंट के बाद कमिटमेंट जिनको करनी है, तो नेगेटिव तो बहुत स्ट्रांग है इसमें कमिटमेंट। इसकी वजह से जातक के पास अभी थोड़ा बहुत पैसा तो है, लेकिन खर्चों से वह जातक बहुत परेशान होगा। तो पैसा तो अभी आ रहा है, क्योंकि राहु दूसरे घर में अपियर हो रहे हैं बहुत वीक लेवल पे, तो एनी हाउ इनका काम चल रहा है। और कमिटमेंट भी आप देख सकते हैं सेम है, नेगेटिव और पॉजिटिव लिंकेज दोनों को कंफर्म करती है, तो यह कोई अच्छा साइन नहीं है ना। प्रेजेंट भुक्ति इज नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ इनफ्लो ऑफ मनी, बट इट इज शोइंग एन एक्सट्रीमली हैवी आउटफ्लो ऑफ मनी फॉर द नेटिव। तो दिस भुक्ति इज नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मनी। नाउ अभी हम अगली भुक्ति पे जाएंगे जो कि बुध की है। ये अगले साल अप्रैल में स्टार्ट होने वाली है। मैंने अभी आपको दशा का चार्ट दिखाया था। तो 3 साल चलेगी, जो है आई थिंक फरवरी 2028 तक, 2025 अप्रैल से। तो मरकरी को यदि आप स्टडी करेंगे तो मरकरी दूसरे घर में इन्वॉल्वमेंट तो करते हैं, मतलब एक अच्छे लेवल पे, क्योंकि मरकरी अपने स्टार में मैंने आपको बताया था। तो मरकरी सेकंड हाउस के सब लॉर्ड हैं, और इन्वॉल्वमेंट किया उन्होंने। ठीक है, क्योंकि मरकरी को हम असेंडेंट के सब लॉर्ड के रूप में पढ़ चुके हैं। इन्वॉल्व तो किया, लेकिन कमिटमेंट में दोस्तों यहाँ पे दो गायब हो गया। कमिटमेंट शनि करते हैं और शनि में से दो गायब है। ये बहुत खतरे की घंटी है। ऊपर से यहाँ पे उल्टे 8 9 आ गए। नेगेटिव लिंकेजेस फॉर्म होती है ये दो की इन्वॉल्वमेंट और 8 9, मतलब कुछ बचने ही वाला नहीं है जातक के पास, यदि यहाँ पे दो ना हो तो। 6 11 इतना स्ट्रांगली काम नहीं करेंगे, क्योंकि 11 तो बहुत वीक है और 6 भी सब लॉर्ड के लेवल पे है। चलो 11 बहुत स्ट्रांग है कि पैसा बचाने में से बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, तो ये चीज आप समझ लो। तो दिस इज नॉट ए वेरी गुड साइन। फाइनल कंफर्मेशन वीनस करते हैं। फाइनल में थोड़ा चलो दो आ गया, पर ये बहुत वीक है। आप देख चुके हो वीनस में दो साइन लॉर्ड के लेवल पे ही आता है। तो
और नेगेटिव लिंकेज कंफर्म करनी है तो 5 देख सकते हो। 5 एक नेगेटिव लिंकेज जो है कंफर्म करती है फाइनली भी। तो मरकरी ऐसा भुक्ति लॉर्ड तो कह सकते हैं सैटर्न से थोड़े वीक ही है, क्योंकि वहां पे कमिटमेंट में 2 गायब हो गया, 2 डज नॉट रीअपीयर इन कमिटमेंट। तो ये भुक्ति थोड़ी सी ट्रबलसम जातक के लिए पैसे के मामले में ज्यादा होने वाली है। और तो लाभ उनको अच्छा होगा लेकिन पैसा नहीं आएगा। पैसा कहाँ जाएगा, शायद किसी पार्टनरशिप में जाए, या ये ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें, किसी को उधार दे दें जहां से पैसे आने की संभावना कम हो, ठीक है ना। तो आदमी के पास जब पैसा आता है तब आदमी का दिमाग भी थोड़ा ज्यादा चलता है, आप जानते होंगे। आइए अब सन को स्टडी करते हैं, क्योंकि एक भुक्ति आगे केतु की आएगी। केतु हम पढ़ चुके हैं एज अ सेकंड सब लॉर्ड। अभी सन को पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो सन देखिए शनि के द्वारा, बल्कि सन को खुद भी पोजिशनल स्टेटस है ना यहाँ पे। तो सन देखो 2 में एज अ स्टार लॉर्ड अपीयर होते हैं, तो इन्वॉल्वमेंट तो 2 की सन कर देते हैं, क्योंकि सन को पोजिशनल स्टेटस है। तो सन अपने ही द्वारा 2 की इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं, और वीनस के द्वारा 2 की कमिटमेंट भी करते हैं। बहुत वीक कमिटमेंट है पर ठीक है, जैसी भी है चलेगी। तो ये अच्छी है। लेकिन जहाँ 2 कमिट होता है वहाँ 5 भी कमिट होता है। तो 5 में कमिट होना इज नॉट ए वेरी हेल्दी साइन फॉर मनी, क्योंकि 5वां घर दूसरे घर से एडवर्स होता है। और 12वें घर में भी जो है प्रकट होता है वीनस, एक बहुत स्ट्रांग लेवल पे। तो खर्चे रोकने तो जातक के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि 5 और 12 जो है एक नेगेटिव कमिटमेंट आप समझ लो। फाइनल कंफर्मेशन भी देख सकते हो 8, 9 और 12 की है, बल्कि फेवरेबल तो यहाँ पे कोई है नहीं, केवल 10 है। जुपिटर 10 में प्रकट हो गया, बहुत वीक लेवल पे एक, चलो कह सकते हैं वो बना लिया। लेकिन सन भी ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा पैसा जातक के पास नहीं आएगा, बट कंपेरेटिवली क्योंकि सब लॉर्ड में वीनस 2 में अपीयर हो गए तो थोड़ा सा आराम जातक को मिलेगा, अगर जातक चाहे तो सन में भी ज्यादा जब भुक्ति आएंगी सन में, फिर मून की आएगी। मून भी आप देख सकते हो थोड़ा ट्रबलसम है। फिर मार्स जो की भुक्ति जो है जातक को आराम देगी, लेकिन मार्स का फाइनल कंफर्मेशन आप देख सकते हो वो भी जुपिटर करते हैं। तो ये कोई अच्छा साइन है नहीं। बल्कि मार्स में तो आप देखो उल्टी लिंकेज बनती है, 11 की इन्वॉल्वमेंट, इनडायरेक्ट लिंकेज 11 की इन्वॉल्वमेंट, और मरकरी 2 में कमिट करता है। फाइनल कंफर्मेशन जुपिटर 8 से करते हैं, बहुत स्ट्रांग लेवल पे। तो ये तो बहुत खराब है ना। तो जातक की खराब फाइनेंशियल स्थिति हम यहाँ से आकलन कर सकते हैं। लेकिन अभी जातक को हम 1 वर्ष अच्छा पैसा कमाने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि एक तो उनकी सरकारी जॉब भी है, एक दो साइड बिजनेस वो करते भी हैं। तो 1 साल में जितना पैसा आ जाए जातक के लिए उतना ही उनके लिए अच्छा है। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न कुंडली का एनालिसिस देखा होगा कि जातक की फाइनेंशियल स्थिति असली में भी गोलमोल है, और प्रश्न कुंडली में भी गोलमोल दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि असली में बहुत अच्छी है और प्रश्न कुंडली में खराब आ गई, या वाइस वर्सा। जैसी स्थिति होती है वैसे ही असली में आती है, भले ही आप अपनी एक्यूरेट डिटेल्स दो चाहे ना दो। अगर प्रश्न कुंडली की सत्यता वेरीफाई हो गई तो आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी कोई प्रश्न एनालिसिस कराना चाहते हो प्रश्न चार्ट से, तो कमेंट में आप लिख सकते हो अपना प्रश्न। बहुत स्पेसिफिक प्रश्न लिखना आप, और 1 से लेके 2193 के बीच में जो भी नंबर आपके माइंड में आए क्वेश्चन को लिखने के बाद, सोचने के बाद, वो नंबर आप नीचे कमेंट में लिख दें। तो उसका एनालिसिस जो है मैं आपको करके बताऊंगा कि क्या आंसर आता है क्या नहीं आता। इसके साथ मैं लास्ट में एक बार फिर से कह रहा हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इतना सीख लिया इस वीडियो में बहुत है, अगले वीडियो में आप किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो भगवान श्री राम आप सबको खुश रखे दोस्तों। जय श्री राम।